नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ राजनीतिक सिद्धांत और चिंतन में अध्याय 9 अधिकार। इस अधिकार अध्याय में हमने इससे पहले वाले वीडियो में कानूनी अधिकार के बारे में जाना, जिसका समर्थन जर्मी बेंथम और जॉन ऑस्टिन ने किया। इसके बाद हमने लास्की को पढ़ा। लास्की में सामाजिक लोकतांत्रिक सिद्धांत को हमने पढ़ा, जिसमें वह कहता है कि अधिकारों का कानूनी पक्ष ही नहीं बल्कि नैतिक पक्ष भी होता है। और वह यह भी कहता है विद्यार्थियों कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं होती हैं जिनके बिना कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से कानूनी सिद्धांत को जर्मी बेंथम और जॉन ऑस्टिन ने और लॉस्की ने सामाजिक लोकतांत्रिक सिद्धांत का पर अधिक जोर दिया। विद्यार्थियों, अब इस वीडियो में हम आज आपसे चर्चा करेंगे अधिकारों का उदारवादी और व्यक्तिवादी सिद्धांत। तो अधिकारों का उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत के अंतर्गत ये क्या कहते हैं कि अधिकार कौन से होने चाहिए, किसके द्वारा मिलने चाहिए, इन सभी की चर्चा इसमें की गई है। उदारवाद की परंपरा बहुत पुरानी है, ये हम सभी जानते हैं। उदारवाद की परंपरा व्यक्तिवाद से चली आ रही है। व्यक्तिवाद के बाद उदारवाद, आधुनिक उदारवाद, समकालीन उदारवाद और नव उदारवाद, इन सभी उदारवाद के विभिन्न स्टेप्स को हमने जाना है और पढ़ा भी है। जिन विद्वानों ने प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया है उन्हें भी हम व्यक्तिवादी उदारवादी लेखक ही कहते हैं। जिसमें हम प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा करते हैं उसमें सब सर्वोत्तम जो स्थान आता है जॉन लॉक का आता है। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन किया था। इसी प्रकार हेरोल्ड लॉस्की भी मूलतः उदारवादी थे और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के समर्थक भी थे। उन्होंने व्यक्ति के सर्वोच्च विकास की बात कही और यहाँ तक यह भी कहा कि आवश्यक होने पर व्यक्ति सक्रिय ढंग से राज्य का विरोध कर सकता है। 20वीं सदी के उदारवादी विचारक मुख्यतः लास्की, मैकाइवर, हॉबहाउस प्राकृतिक अधिकारों की त्रुटियों से परिचित थे, इसलिए उन्होंने संपत्ति के अधिकार को सीमित किए जाने की बात की। इस प्रकार से प्राकृतिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन का अधिकार प्राकृतिक अधिकार माने गए थे। लेकिन आगे जब उदारवादी विचारधारा में संशोधन हुआ, परिशोधन हुआ, तो उन्होंने इस कमी को पहचाना और यह जाना कि संपत्ति के अधिकार में कहीं ना कहीं हमें संपत्ति के अधिकार को कहीं ना कहीं हमें सीमित करना चाहिए। इसलिए संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया। उनके अनुसार मजदूरों के काम के घंटे और उनका न्यूनतम वेतन जरूर निश्चित किया जाना चाहिए। तो उदारवादी जो विचारधारा है वो बाद में जन कल्याणकारी उदारवादी विचारधारा हो गई। उसने जनता के कल्याण से संबंधित और भी बहुत से अधिकार उन्हें दिए, जिसमें हम कह सकते हैं जीवन की सुरक्षा का अधिकार, धर्म पालन की आजादी का अधिकार, विचार और भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, बालिग मताधिकार जिसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी कहते हैं, और समुदायों के निर्माण का अधिकार यानी संगठन, समुदाय, संघ बनाने के निर्माण का अधिकार, ये सभी अधिकार उसमें दिए गए। ब्रिटेन, अमेरिका, स्वीडन, भारत आदि उदार लोकतांत्रिक देशों में अभिव्यक्ति तथा धर्म की स्वतंत्रता और स्वेच्छाचारी ढंग से बंदी न बनाए जाने की स्वतंत्रता सरकार द्वारा मान्य होती है और सरकार उनकी रक्षा करती है। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि सभी व्यक्तियों को अभिव्यक्ति, अपने विचारों को प्रकट करने का अधिकार और धर्म का पालन करने का अधिकार और स्वेच्छाचारी तरीके से मन मर्जी से किसी को बंदी नहीं बनाए जाने का अधिकार भी दिया गया है। तो इसी प्रकार से सरकार इन सभी के अधिकारों की रक्षा भी करती है। कठोर व्यक्तिवादी विचारक रॉबर्ट नॉजिक वो कहते हैं कि समकालीन व्यक्तिवादी विचारकों में रॉबर्ट नॉजिक ने काफी ख्याति अर्जित की है और उन्होंने कहा कि व्यक्ति स्वयं अपने आप में एक साध्य है। व्यक्ति का शरीर उसकी समस्त योग्यताएं और धन संपदा स्वयं उसकी संपत्ति है, जिस पर उसका असीम अधिकार होता है। राज्य किसी डॉक्टर, इंजीनियर की सेवाएं अधिग्रहण करके उन्हें ऐसे किसी स्थान पर जाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जहां वे नहीं जाना चाहते। राज्य का कार्य केवल सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना है, इससे अधिक और कुछ भी नहीं है। पूंजीपतियों और श्रमिकों के बीच हुआ कर या करा पूंजीपतियों और श्रमिकों के बीच हुआ हर करार यानी समझौता एक वैध समझौता होता है। उसकी शर्तें कुछ भी क्यों न हो, उस पर अमल करना
अमल करना राज्य का दायित्व है। इस प्रकार नॉजिक एक आधुनिक विचारक होते हुए भी 17वीं सदी के उग्र व्यक्तिवादी लेखकों जैसे तर्क पेश करते हैं और कठोर व्यक्तिवादी विचारधारा आधुनिक समस्याओं को हल करने में असमर्थ है। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि रॉबर्ट नॉजिक जो है एक कठोर व्यक्तिवादी विचारक के रूप में पेश हुए हैं और उन्होंने यह बताया है कि राज्य का कार्य सिर्फ सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना है। राज्य को किसी भी व्यक्ति के किसी भी निजी कार्य में हस्तक्षेप करने का कोई भी अधिकार नहीं है। पूंजीपति श्रमिकों के साथ जो भी कार्य लेना चाहते हैं, जो भी उनके साथ काम के घंटे निश्चित करते हैं, वो उनका एक करार होता है, यानी एक समझौता होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके आधार पर ही उनके साथ वह कार्य किया जाता है या वह बर्ताव किया जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं विद्यार्थियों कि, और उसमें यह भी वह कहते हैं रॉबर्ट नॉजिक कि इसमें राज्य को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह तो सिर्फ श्रमिक और पूंजीपति के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है और उसी कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से वह उत्पादन कार्य हो रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं अधिकारों के बारे में जॉन रॉल्स की। जॉन रॉल्स 20वीं सदी के प्रमुख विचारक हैं और जॉन रॉल्स अपने न्याय के सिद्धांत के लिए बहुत ही विख्यात हैं। वह अधिकार और न्याय इन दोनों शब्दों का समानार्थक दृष्टि से उपयोग करते हैं और जिन दिनों उनकी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ध्यान देने योग्य बात है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस जो पुस्तक है वो जॉन रॉल्स की है, न्याय का सिद्धांत, यह प्रकाशित हुई और वह युग उदारवाद के लिए बड़े संकट का काल था। जिस समय ये प्रकाशित हुई उस समय की ये बात बताई गई है, उस समय उदारवाद के लिए बड़े संकट का ये काल था। 1970 के दशक में बेकारी, मुद्रास्फीति और असंतोष ने गंभीर रूप ग्रहण कर लिया था। इसलिए उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था का समर्थन किया जिसमें सभी को नागरिक स्वतंत्रताएं उपलब्ध हों, जैसे कि विचार स्वतंत्रता और धर्म पालन की आजादी, मतलब विचारों की स्वतंत्रता, विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता और धर्म को पालन करने की आजादी। सभी को अवसरों की उचित समानता मिले, मतलब सभी को अपने जो भी वह अवसर प्राप्त करना चाहता है आगे अपने विकास के लिए वे उसे समान रूप से मिलने चाहिए। धन और भौतिक साधनों का व्यापक वितरण होना चाहिए और उद्योगपतियों से प्राप्त करों का उपयोग समाज के सबसे ज्यादा दीनहीन वर्ग के ऊपर ही किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जॉन रॉल्स ने जो व्यवस्था बताई, एक ऐसी न्यायिक व्यवस्था बताई जिसमें उसने दीनहीन वर्ग यानी गरीब लोगों तक के लिए उन्होंने व्यवस्था की। और निष्कर्ष के रूप में वो कहा जाता है कि केवल व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा से ही उदारवाद नहीं बच पाएगा। सरकार देश की सुरक्षा, यातायात और संचार आदि का तो प्रबंध करती ही है, पर साथ ही उसे यह भी चाहिए कि गरीबों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, बेकारी भत्ता उपलब्ध कराए। और व्यक्तिगत संपत्ति के कारण समाज में असमानताएं जरूर रहेंगी, परंतु उदारवादी विचारक एक ऐसी व्यवस्था का समर्थन करते हैं जो पूंजीवादी होते हुए भी समाजवाद के आदर्शों से अनुप्रमाणित हो। तो देखिए विद्यार्थियों कि व्यक्तिवादी उदारवादी जो विचारधारा है उन्होंने किस आधार पर अपने विचारों को परिशोधित करते चले गए। तो सबसे पहले जो व्यक्तिवादी विचारधारा वाले जो लोग हैं, वो विचारक हैं, वो क्या कहते हैं कि प्राकृतिक अधिकार सर्वोच्च है, जिसमें हमने बात कही थी जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की। फिर उसके बाद के जो विचारक आए उदारवादी विचारक, उन्होंने कहा संपत्ति के अधिकार को सीमित करना चाहिए, जिसमें हमने बात की लास्की, मैकाइवर, हॉबहाउस, इन सभी ने संपत्ति के अधिकार को सीमित करने की बात की। उसके बाद एक और विचारक आए जिनकी बात हम करते हैं, रॉबर्ट नॉजिक, जो कठोर व्यक्तिवादी थे। उन्होंने इस प्रकार से राज्य के कार्यों को सीमित कर दिया और यह कहा कि राज्य का कार्य तो केवल सुरक्षा और व्यवस्था को बनाए रखना है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। पूंजीपति यानी उद्योगपति जो है और जो श्रमिक है, इनके बीच में जो भी कुछ कार्य होता है वह एक समझौते के माध्यम से होता है। इसके बाद हमने बात करी जॉन रॉल्स की, जिसने अपने विचारों को और संशोधित किया उदारवाद ने, और उन्होंने ये बात की अधिकारों के साथ साथ उन्होंने न्याय की भी बात की। और उन्होंने जो पुस्तक लिखी वो थ्योरी ऑफ जस्टिस में उन्होंने ये बताया 1970 के दशक में जिस प्रकार से बेकारी, मुद्रास्फीति, असंतोष के जो गंभीर परिणाम हो रहे थे, उसमें उन्होंने बताया कि
कि किस प्रकार से सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को स्वतंत्रताएं उपलब्ध होनी चाहिए, समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए, विचारों की आजादी होनी चाहिए, धर्म पालन की आजादी होनी चाहिए, सभी को अवसरों की समानता होनी चाहिए, धन और भौतिक साधनों में व्यापक वितरण होना चाहिए, भौतिक संसाधनों का, और उद्योगपतियों से जो प्राप्त टैक्स होता है, कर होता है, उसका सबसे ज्यादा उपयोग जो है राज्य को जनता के दीनहीन वर्ग के लोगों के लिए करना चाहिए। तो इस प्रकार से व्यक्तिवादी उदारवादी विचारधारा ने अपने आप को आगे से आगे अपने विचारों में परिशोधन करते हुए, संशोधन करते हुए एक ऐसी व्यवस्था का, एक ऐसी विचारधारा का संचालन किया, एक ऐसी न्यायिक व्यवस्था का संचालन किया जिसमें पूंजीवाद तो विद्यमान था, उदारवाद तो विद्यमान था, लेकिन उसका जो प्रमाण था वह समाजवाद के आदर्शों पर ही आधारित था। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि इसके अंदर व्यक्तिवाद, इसके अंतर्गत उदारवाद के अंदर पूंजीवाद तो पोषित होता ही है, लेकिन साथ में जो दीनहीन जो लोग हैं, गरीब लोग जो हैं और अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं, उनके लिए भी कुछ विशेष व्यवस्थाएं राज्य के द्वारा की जाएंगी, कल्याणकारी राज्य के द्वारा की जाएंगी, जिससे कि उनका भी जीवन की जो प्रारंभिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती रहें और वह भी अपना जीवन यापन एक स्वतंत्रता पूर्वक, समता पूर्वक वह कर सके। तो विद्यार्थियों, यह तो था व्यक्तिवादी उदारवादी विचारधारा। अब इसके बाद आती है अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत। तो विद्यार्थियों, मार्क्सवादी सिद्धांत जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियोस में भी मैं आपको बताती आ रही हूँ कि मार्क्सवादी सिद्धांत जो है वर्ग संघर्ष पर आधारित है। वह हमेशा यह बात करता है कि राज्य में दो वर्ग विद्यमान होते हैं, एक पूंजीपति वर्ग और एक मजदूर वर्ग। हमेशा पूंजीपति वर्ग मजदूर वर्ग यानी श्रमिक वर्ग पर शोषण करता है और इसलिए एक न्यायिक व्यवस्था तब होगी जब मजदूर वर्ग जो है पूंजीपति वर्ग को धराशायी कर देगा, समाप्त कर देगा, खत्म कर देगा और मजदूर वर्ग का, श्रमिक वर्ग का संक्रमणकालीन समय के लिए सत्ता पर अधिकार होगा और वह जब तक पूंजीपति वर्ग को खत्म करके बराबर नहीं ले आता, पूंजी का समापन या पूंजी का साम्यता नहीं लेके आ जाता, तब तक राज्य के अंदर किसी भी प्रकार की साम्यता नहीं आ सकती, वर्ग बराबर नहीं हो सकते। यह वर्गों का साम्यता होना ही सबसे बड़ी न्यायी सिद्धांत है। जब वर्ग खत्म हो जाएंगे, वर्ग विहीन समाज हो जाएगा और राज्य विहीन समाज हो जाएगा, तभी समाज में न्याय स्थापित होगा। इसी बात को लेकर के मार्क्सवादी सिद्धांत न्याय की व्याख्या करते हैं। तो अब इसको हम देखते हैं विद्यार्थियों। 20वीं शताब्दी में संसार के कई देशों जैसे रूस, पोलैंड, चीन में कम्युनिस्ट सरकारों की स्थापना हुई। मार्क्स और एंगल्स की मान्यता यह थी कि क्रांति की सफलता के बावजूद पूंजीवाद पूर्णतया नष्ट नहीं होता। मतलब क्रांति की सफलता, मतलब अगर मजदूर वर्ग क्रांति करता है उसके बावजूद भी पूंजीवाद खत्म नहीं हो पाएगा। पुराने पूंजीपतियों द्वारा आक्रमण की आशंका बनी रहती है। इस परिस्थिति का सामना करने के लिए सर्वहारा वर्ग, विद्यार्थियों सर्वहारा से मतलब है जो सभी जगह विद्यमान है, लेकिन सभी जगह विद्यमान कौन होता है? श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग सभी जगह विद्यमान होता है। सर्वहारा वर्ग कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में अपने ही वर्ग की तानाशाही स्थापित करेगा। मतलब कम्युनिस्ट पार्टी में कौन होगा? सर्वहारा वर्ग होगा और वह इस अपने ही वर्ग की तानाशाही को स्थापित करेगा और सर्वहारा वर्ग की सरकार को बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। सर्वहारा वर्ग यानी श्रमिक वर्ग की सरकार जो है हमेशा सतर्क रहेगी और यह व्यवस्था लोकतांत्रिक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें श्रमजीवियों के अतिरिक्त किसी वर्ग को प्रशासनिक अधिकार नहीं दिया जाएगा। मतलब जो श्रमिक होगा उसी को ही अधिकार दिया जाएगा, इसके अतिरिक्त और किसी को अधिकार नहीं दिया जाएगा। सर्वहारा वर्ग उत्पादन और वितरण के साधनों को इस प्रकार नियंत्रित करता है जिससे शोषण के लिए कोई स्थान नहीं होगा। मतलब सर्वहारा वर्ग यानी श्रमिक वर्ग जब सत्ता में आ जाएगा तब वह उत्पादन और वितरण के साधनों को नियंत्रित करेगा और उनका वितरण इस प्रकार से करेगा कि सभी को बराबर मिले, यानी कि शोषण जो है किसी भी वर्ग का नहीं हो पाएगा। शोषित वर्ग के समाप्त हो जाने से वर्ग संघर्ष भी समाप्त हो जाएगा। वर्गों में संघर्ष जो कि पूंजीपति और श्रमिक वर्ग में होता है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि पूंजीपति
स्वतः ही खत्म हो जाएगा जब सर्वहारा वर्ग की सत्ता आ जाएगी। राज्य व सरकार का अंत हो जाएगा, राज्य का अंत हो जाएगा, सरकार का अंत हो जाएगा और शुद्ध साम्यवादी समाज का उद्भव होगा। यानी समाज में कैसी स्थिति हो जाएगी? साम्यवादी, सब समान हो जाएंगे। यह मत जो है वो मार्क्स का और एंगल्स का था, पर बाद में लेनिन और स्टालिन ने इसे तोड़ मरोड़ कर दूसरा रूप दे दिया। सीधा साधा जो मार्क्स और एंगल्स का जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत को स्टालिन ने और लेनिन ने बिल्कुल उलट कर दिया और उसका तोड़ दिया, उसको बिल्कुल विपरीत कर दिया। स्टालिन के काल में रूस में शक्ति का इतना अधिक केंद्रीकरण हो गया कि लोग उसे रूस का अधिनायक या डिक्टेटर कहने लग गए। 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई और क्रांति के बाद लाल सेना और माओ त्से तुंग की सरकार को उन सभी समस्याओं से जूझना पड़ा जिसकी वजह से ये क्रांति हुई थी। पूरे देश को एक सूत्र में बांधा गया और कृषि भूमि जबरन जमींदारों से छीनकर किसानों के बीच वितरित कर दी गई और रूस की ही तरह माओ त्से तुंग की सरकार ने भी उद्योगों की उन्नति के लिए योजनाबद्ध विकास पर बल दिया, जैसे कि पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से। जैसा कि पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है विद्यार्थियों कि बुल्गारिया, अल्बानिया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड आदि पूर्वी यूरोप के कई देशों में कम्युनिस्ट सरकारें कायम हो गई थी। इसलिए अधिकारों के मार्क्सवादी सिद्धांत के अध्ययन के लिए इन सभी देशों को शासन व्यवस्था पर विचार करना पड़ेगा। वैसे सोवियत रूस समेत पूर्वी यूरोप के प्राय सभी देशों में साम्यवादी व्यवस्था बिखर चुकी है और इनमें से कई देशों का विघटन भी हो चुका है। साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत अधिकारों का स्वरूप। मार्क्सवादी कहते हैं कि जिस समाज में पूंजीवादी व्यवस्था कायम है वहां नागरिक व राजनीतिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं है। मतलब जहां पूंजीवाद स्थापित है वहां नागरिकों को दिए जाने वाले राजनीतिक अधिकार या नागरिक अधिकार, उनकी कोई वैल्यू नहीं हो सकती। पूंजीवादी राज्यों का संपूर्ण ढांचा केवल पूंजीपतियों के हितों की ही रक्षा करता है। जो जहां पे पूंजीवादी ढांचा होगा वहां पे सिर्फ पूंजीपतियों का ही संरक्षण होता है। गरीब, निर्धन या श्रमिक या मजदूर वर्ग का कोई संरक्षण नहीं होता है। मार्क्सवादियों के अनुसार अधिकार किसी भी समाज के आर्थिक ढांचे और उसके सांस्कृतिक विकास से उच्चतर बिल्कुल भी नहीं हो सकते। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही को उन्होंने संक्रमण काल का नाम दिया और इस काल के दौरान अधिकारों का जो स्वरूप होगा उसके विषय में निम्नलिखित बातें कही। कहने का मतलब ये है कि मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार जब समाज का आर्थिक ढांचा और सांस्कृतिक ढांचा जो है वो बिल्कुल मजदूर वर्ग या सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के अंतर्गत आ जाएगा, संक्रमण काल जब आ जाएगा, जब मजदूर वर्ग का शासन होगा, तब कौन कौन से अधिकार नागरिकों को प्राप्त होंगे उनके बारे में चर्चा की गई है। सबसे पहले बात आती है नागरिक स्वतंत्रताएं। विचार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को इस प्रकार नियंत्रित किया जाएगा कि वह साम्यवादी विचारधारा के प्रसार का साधन बन सके, अर्थात इन अधिकारों का उपयोग केवल इस प्रकार किया जा सकता है जिससे समाजवादी व्यवस्था को कोई नुकसान नहीं होगा। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बावजूद रूस में छापे खाने पर सरकार का कड़ा नियंत्रण कायम था और सभी लेखों व पुस्तकों पर सेंसर व्यवस्था लागू थी। बोरिस पेस्टरनेक और अलेक्जेंडर जैसे विख्यात लेखकों ने सेंसर व्यवस्था को नहीं माना और इसके लिए उन्हें दंडित भी किया गया। गोर्बाचोव की उदार नीतियों के कारण वातावरण में कुछ बदलाव आया, पर वह रूस के विखंडन को रोक नहीं सका। 1989 और 90 के दौरान चीनी छात्रों ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जबरदस्त आंदोलन भी चलाया और उनकी मांग थी कि चीन में मानव अधिकारों को संरक्षण मिले और बुद्धिजीवियों को धरपकड़ खत्म हो जाए और छात्रों को पूंजीवादी शक्तियों का एजेंट बतलाकर बड़ी निर्ममता से उनका आंदोलन कुचल दिया गया। तो विद्यार्थियों, नागरिक स्वतंत्रताओं के अंतर्गत जैसे विचार और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात है, उनको इस प्रकार नियंत्रित किया गया साम्यवादी विचारधारा में कि उसका कोई भी प्रचार का साधन नहीं बन सके, कोई भी इस व्यवस्था का कोई उसका विरोध नहीं कर सके। इस साम्यवादी व्यवस्था का, जिसे हम कहते हैं सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, जिसे संक्रमण काल कहा गया, इसमें विचार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया।
इसके बाद बात आती है सामाजिक आर्थिक अधिकार। जहां तक सामाजिक आर्थिक अधिकारों का प्रश्न है, मार्क्स की मान्यता यह थी कि संक्रमणकालीन समाज में वितरण आवश्यकता अनुसार नहीं बल्कि कार्य के अनुसार होगा। राज्य के पूर्णतया लुप्त हो जाने के बाद कहीं जाकर यह स्थिति आएगी कि प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमता के अनुसार काम लिया जाएगा और उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार वेतन मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें सामाजिक आर्थिक अधिकारों का जब प्रश्न उठा तो मार्क्स ने क्या कहा कि संक्रमणकालीन समाज में वितरण कैसा होगा, आवश्यकता अनुसार नहीं होगा बल्कि कार्य के अनुसार होगा। जो जितना कार्य करेगा उतना ही उसे वितरण होगा, यानी वेतन प्राप्त होगा। राज्य की पूर्णतः लुप्त हो जाने पर, जब राज्य बिल्कुल खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तब ऐसी स्थिति आएगी कि प्रत्येक व्यक्ति से उससे क्षमता के अनुसार कार्य लिया जाएगा और आवश्यकता अनुसार ही उसे वेतन मिलेगा। देखो, दो बातें इसमें बताई गई हैं कि जब संक्रमणकालीन व्यवस्था है तब तो आवश्यकता अनुसार नहीं बल्कि कार्य के अनुसार उसे वेतन मिलेगा, और जब यह व्यवस्था खत्म हो जाएगी, राज्य लुप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार उसे वेतन मिलेगा। क्षमता के अनुसार कार्य किया जाएगा, कार्य लिया जाएगा और आवश्यकता के अनुसार उसे वेतन मिलेगा। लेनिन की मान्यता यह थी विद्यार्थियों की शायद ऐसी अवस्था कभी ना आ सके जब मनुष्य को आवश्यकता के अनुसार वेतन मिले। व्यवहार में यदि देखा जाए तो रूस पहला ऐसा देश था जहां नागरिकों को काम पाने का अधिकार था। तो ध्यान देने योग्य बात है, काम पाने का अधिकार किसको था? सबसे पहले रूस को। नागरिकों को बुढ़ापे व बीमारी की स्थिति में सरकारी सहायता पाने का भी अधिकार था, और सोवियत संविधान ने तो उन्हें मकान प्राप्त करने का अधिकार भी प्रदान किया, यानी आवास का अधिकार भी प्रदान किया है। चीन के संविधान में काम का अधिकार और विश्राम का अधिकार भी शामिल है। रूस में काम का अधिकार बताया गया है और आवास का अधिकार बताया गया है। चीन में काम का अधिकार भी है और विश्राम का अधिकार भी दिया गया है। इसके बाद बच्चों बात आती है निजी संपत्ति का अधिकार। समाजवादी अर्थव्यवस्था के तहत उत्पादन व वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण कायम किया गया है, जिसकी वजह से निजी संपत्ति का अधिकार बहुत सीमित हो गया है। निजी संपत्ति में सिर्फ यही चीजें शामिल हैं जैसे मकान है, पशुधन है, कृषि भूमि है, कृषि के औजार हैं और इस्तेमाल की अन्य वस्तुएं जो इस्तेमाल में काम आती हैं। परंतु 1980 के दशक में बाजार अर्थव्यवस्था और निजी उद्योग धंधों के प्रचार प्रसार में निजी संपत्ति का विस्तार हुआ। 1990 में रूसियों को पहली बार यह मौका मिला कि वे कल कारखानों और जमीन जायदाद का मालिक बन सके। चीनी शासकों ने भी निजी उद्यम को प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई और नई आर्थिक नीति के अंतर्गत विदेशी पूंजीपतियों को चीन में उद्योग खोलने की इजाजत भी मिली। अब चीन में यह स्थिति पैदा हो गई कि एक आदमी मालिक कहलाए और दूसरा वेतनभोगी अथवा उसका नौकर कहलाए। इसके बाद बात आती है राजनीतिक अधिकार की। राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत कम्युनिस्ट देशों में नागरिकों को कुछ राजनीतिक अधिकार भी उपलब्ध है, जैसे राजकीय प्रशासन व प्रबंध में हाथ बटाने का अधिकार, सुझाव देने का अधिकार, सरकारी विभागों की आलोचना का अधिकार, कानून के समक्ष समता का अधिकार। सोवियत रूस में कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा किसी राजनीतिक दल के गठन की आजादी नहीं थी। 1917 की क्रांति से लेकर 1990 तक कम्युनिस्ट पार्टी निरापद ढंग से देश पर राज करती रही, बिना किसी वाद विवाद के। पर 1990 में उसे अपने इस विशेषाधिकार का त्याग करना पड़ा। चीन में कहने के लिए कई राजनीतिक दल हैं, पर सरकार और जनता का नेतृत्व साम्यवादी दल ही करता है। तो राजनीतिक अधिकार भी यहाँ पे दिए गए। इसके बाद बात आती है अधिकारों के साथ कर्तव्य जुड़े हैं। साम्यवादी देशों के संविधान में नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं, जैसे संविधान तथा कानून के आदेशों को मानना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, सैनिक सेवा में भाग लेना, सार्वजनिक कर्तव्यों को ईमानदारी से निर्वाह करना, श्रमिक अनुशासन बनाए रखना। साम्यवादी देशों ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि श्रमिक वर्ग हड़ताल और अन्य विध्वंसक कार्यों से अपने को अलग रखे। नागरिकों का यह दायित्व है कि वे मातृभूमि की रक्षा करें। देश के विरुद्ध जासूसी या सेना में बगावत फैलाना ऐसे अपराध हैं जिसके लिए अत्यंत कठोर दंड दिया जाता है। तो इस प्रकार से कर्तव्य भी अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को भी जोड़ा गया। निष्कर्ष रूप में हम बात करते हैं, साम्यवादी व्यवस्था एक तरह से बंद और केंद्रीभूत व्यवस्था थी, इसलिए
पश्चिम के उदारवादियों ने उसे लोकतांत्रिक व्यवस्था मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। पश्चिम के उदारवादियों ने नहीं माना कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जबकि उदारवादियों ने खुद लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण किया। उदारवाद के साथ साथ उन्होंने समाजवाद को भी, यानी लोक कल्याणकारी व्यवस्था को भी लाने का प्रयास किया। उन्होंने यह कहा कि मानव अधिकारों और मानवीय जरूरतों के बीच अंतर करने की आवश्यकता है। रोजगार, मजदूरी, प्रसूति छुट्टी, चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करके ही एक राज्य लोकतांत्रिक नहीं बन जाता। स्वतंत्रता या अधिकार का सार तत्व यह होता है कि लोगों को सरकार के विरुद्ध आवाज बुलंद करने का अधिकार भी होना चाहिए, अन्यथा ये संभावना बनी ही रहेगी कि हिटलर और स्टालिन जैसे तानाशाह स्वयं को प्रधान लोकतंत्रवादी घोषित कर सकें, अथवा जनवाद की दुहाई देने वाली शक्तियां छात्रों को इसलिए कुचल डाले क्योंकि वे लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग कर रहे थे। तो कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों की उदारवादी इस साम्यवादी विचारधारा, जिसमें मार्क्स और एंगल्स ने ये बात कही कि यहाँ पे साम्यवादी विचारधारा में अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं है, बोलने की आजादी, विरोध करने का, प्रदर्शन करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी व्यवस्था को हम बिल्कुल भी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं कह सकते और ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं, संरक्षण को प्राप्त हो सकता है, सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। तो इसी के साथ ही हमने बात करी साम्यवादी व्यवस्था में किस प्रकार से हमें अधिकारों की बात रखी गई राज्य के अंतर्गत, और किस प्रकार से राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की ये बात करता है। और मैं उम्मीद करती हूँ विद्यार्थियों की आपको समझ में आया होगा, और किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक अधिकार, उदारवादी और मार्क्सवादी राज्य नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्रदान करते हैं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार एंड धन्यवाद।